नमस्कार। इस वक्त इज़राइल के हालात कैसे हैं आप जानते हैं। इज़राइल में आए दिन हमले हो रहे हैं, नागरिक मारे जा रहे हैं। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच संघर्ष विराम की तमाम कोशिशें स्थायी रूप नहीं ले पा रही हैं। ऐसे माहौल में अगर भारतीय वहाँ नौकरी पर जाने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी होगी? इस समय चुनाव के रंग में इस तरह से वादों की खुमारी छाई हुई है कि असली मुद्दे गायब कर दिए जाते हैं। क्या आपने किसी मीडिया को यह सवाल उठाते हुए देखा है कि आखिर हरियाणा में बड़ी-बड़ी संख्या में इज़राइल जाने के लिए लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? कल एक दस्ता गया है इज़राइल के लिए 64 मज़दूरों का, श्रमिकों का, जिनको भटकाने वाली भाषा में कहा जाता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जबकि असल में इनका अर्थ केवल मज़दूर है। जी हाँ, 64 मज़दूरों का पहला दस्ता कल इज़राइल गया है। इज़राइल गया है, नौकरी के लिए गया है, लेकिन किन परिस्थितियों में गया है? हमने अक्सर देखा है कि जब किसी विदेशी मुल्क में कुछ खतरा मंडराता है, युद्ध होता है, भारतीय सरकारों द्वारा आह्वान किया जाता है कि अपने देश लौट आइए, यहाँ पर भी रोटी है, यहाँ पर भी रोजगार है। सरकार अपील करती है, नागरिक अपील करते हैं, नागरिकों के परिवार अपील करते हैं। लेकिन जिस सरकार ने रोजगार पर सबसे ज़्यादा वायदे किए थे, अच्छे दिनों के सबसे ज़्यादा वायदे किए थे, वो वायदे क्या हुए? उन वादों का क्या हुआ? उन इरादों का क्या हुआ? आज 2024 में जंग में फंसे देश में जाने के लिए लोग दिन-दिन भर लाइन लगा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने तरह-तरह की योग्यताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह सब किसकी निगरानी में हो रहा है? इस्राएल के राजदूत नाओर गिलोन ने बताया है कि इसमें अनेक लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एनएसडीसी की रही, जिन्होंने दोनों देशों के बीच जनता से जनता के रिश्ते को मजबूत बनाने का काम किया है। और यह श्रमिक जो भेजे गए हैं, दोनों देशों के रिश्ते के लिए एम्बेसडर का काम करेंगे। यह समझना ज़रूरी है कि आखिर इस्राएल के राजदूत ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। उनका ऐसा कहना लाजमी है क्योंकि उनके देश में फ़िलिस्तीन के श्रमिकों पर पाबंदी लगा दी गई थी हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद। तो कहानी कुल मिलाकर इतनी है कि इज़राइल को श्रमिक नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उन्होंने फ़िलिस्तीन के मज़दूरों पर बैन लगा दिया गया है। हमास के हमलों के बाद यह हमले 7 अक्टूबर 2023 को हुए थे और उसके बाद नवंबर में ही इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से श्रमिकों के लिए अपील की थी और इस प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया था, जिसके बाद यह पूरी कार्यवाही सामने आई है। तो दोनों देशों के बीच यह किस तरीके का रिश्ता है कि एक युद्ध में फंसे देश को मजदूर नहीं मिल रहे हैं, श्रमिक नहीं मिल रहे हैं और भारत 10,000 श्रमिक भेजने की तैयारी में है। द हिंदू ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसमें बताया गया है कि अकेले अप्रैल में 1500 श्रमिक भेजे जाएंगे। आप जानते हैं कि श्रमिकों को सबसे कम सुरक्षा मिलती है। किसी भी देश में अक्सर यह देखा जाता है क्योंकि श्रमिक सबसे ज़्यादा असुरक्षित होते हैं। सारा का सारा जोर बड़े अफसरों पर होता है, उन लोगों पर होता है जो स्किल्ड लोग होते हैं, जो किसी भी देश की मूल्यवान संपदा समझे जाते हैं। दुनिया के किसी देश में श्रमिकों को सबसे कम मूल्यवान समझा जाता है, उनके श्रम का दाम सबसे कम दिया जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया में अमीरों और गरीबों के बीच खाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल सरकार से क्या होना चाहिए कि आखिर ऐसे 10,000 लोग जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बताए जा रहे हैं, ज़्यादातर हरियाणा से बताए जा रहे हैं, किसके जोखिम पर
इस्राइल जा रहे हैं। अगर इनके जीवन को कोई क्षति होती है तो उसके लिए क्या मुआवजा दिया जाएगा और क्या कोई मुआवजा किसी के जीवन की क्षति से बड़ा हो सकता है? यह असली मुद्दे हैं जिन मुद्दों को अक्सर सरकारें नारेबाजी में, उन्माद में और ऐसे मुद्दों से ढकने की कोशिश करती हैं जिनका आपकी ज़िंदगी से कोई रिश्ता नहीं होता है। पूछना चाहिए हरियाणा के नागरिकों को कि आखिर भारत और इस्राइल का रिश्ता क्या कहलाता है? क्या यह रिश्ता भारत सरकार और हरियाणा के नागरिकों से ज़्यादा मजबूत है, इसीलिए उनके जान की बाजी लगाई जा रही है? क्या किसी मीडिया रिपोर्ट में आपने देखा, क्या किसी टेलीविज़न पर आपने ऐसी बहसें देखी जिसमें यह सवाल उठाए जा रहे हों? कहा जाता है कि जब किसी राज्य में और दिल्ली में एक सरकार होती है तो विकास के काम तेज होते हैं, जिनको मोदी सरकार में डबल इंजन सरकार का नाम दिया गया। लेकिन ये कैसी डबल इंजन सरकार है जो हरियाणा में भी है, जो उत्तर प्रदेश में भी है और श्रमिकों को एक ऐसे देश में जाना पड़ रहा है जहां उनकी जान पर हमेशा ही संकट बना रहेगा। हमने अक्टूबर के बाद से ऐसी खबरें लगातार देखी हैं जब रोजगार की तलाश में गए श्रमिक इस्राइल में मारे गए। तो यह सवाल कैसे मुख्य मुद्दा बनेगा? बेरोजगारी कैसे मुख्य मुद्दा बनेगा? जनवरी में बीबीसी ने कई ऐसी रिपोर्ट की, भारत के कुछ मीडिया संस्थानों ने रिपोर्ट की जिनमें हरियाणा में बड़ी बड़ी बेरोजगारों की कतारें देखी गई थी। लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 जनवरी को सोशल मीडिया पर लिखा था, ग्रामीण भारत में लोग गहरे संकट में हैं, इसलिए युद्ध में फंसे इजराइल जा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। खड़गे ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि ग्रामीण मजदूरों की दैनिक मजदूरी 2014 में 220 रुपये प्रतिदिन थी, जबकि 2022-23 में यह मजदूरी घटकर केवल 212 रुपये प्रतिदिन हो गई। इसका मतलब है कि मजदूरी का बजट, मनरेगा का बजट कम किया गया। सारे लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं। सरकार अपनी सुविधा से सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा रही है, अपनी सुविधा से उद्योगपतियों को करोड़ों अरबों रुपए माफ कर रही है। लेकिन जब इन मजदूरों का सवाल आता है, ग्रामीण भारत का सवाल आता है, उसके सपनों का सवाल आता है, तो आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। 220 रुपए से घटकर मजदूरी 212 रुपए हो गई। खड़गे का यह सवाल जाहिर है कभी मीडिया की हेडलाइंस नहीं बन सकता है, क्योंकि गोदी मीडिया उन्हीं सवालों को सामने रखता है जिनमें आप दिन भर उलझे रहें और जिनकी बहस का कुछ भी हासिल ना हो। अगर आप हरियाणा से हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, अगर आप किसी भी ऐसी जगह से हैं जहां से इन मजदूरों को भेजा जाने वाला है, तो आपको विरोध करना चाहिए। आपको पूछना चाहिए सरकार से कि आखिर इन नागरिकों का जीवन किसकी गारंटी है? क्या यह मोदी गारंटी का हिस्सा नहीं है? संविधान, लोकतंत्र और नागरिकों से जुड़े हुए हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर संभव हो तो हमें ज्वाइन करें और आर्थिक रूप से हमारा सहयोग करें। नमस्कार।